ये इतना पैसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा बात हो गया कि अगर आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो समुद्र थोड़ी ना खाली हो जाए। बहुत सारा आजकल सोशल मीडिया में रील चलता है ना कि इस कंपनी में इस समय में इतना लगाए होते तो इतना मिल जाता। अरे भैया, लगाए होते तब ना मिलता, आज तो नहीं मिलेगा ना, तो आज बात करके कोई फायदा भी नहीं है। आपका शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले ये 7 इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं चेक करते हो तो। देखिए, हम सभी लोग ना शेयर बाजार में काफी लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं। तो लंबे समय में अगर किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना है ना, तो उस स्टॉक में काफी सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। उन काफी सारी चीजों में से ये 7 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 चीजों को चेक करे बिना आपको किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 चीजें क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, और इन 7 पैरामीटर को आखिर कैसे चेक किया जाता है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। वही कोर्स जो कोर्स आपको मार्केट में 10-20 हजार में मिलता है, वही नॉलेज आज की वीडियो में आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को, यानी कि अगर आपको शेयर बाजार में किसी भी शेयर में लंबे समय के लिए पैसा लगाना है ना, तो पैसा लगाने से पहले आपको उस कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी को जरूर चेक करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता क्या है और इसको आखिर कैसे चेक किया जाता है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लायबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि देनदारी। देनदारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक आईफोन खरीदा और उस आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपया। ठीक है, अब उस आईफोन का प्राइस तो है 1 लाख रुपया, लेकिन उस आईफोन को आपने ईएमआई पे खरीदा। किस में खरीदा? ईएमआई पर खरीदा। आपने 30,000 रुपया डाउन पेमेंट दिया और बाकी 70,000 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। तो आपने डाउन पेमेंट 30,000 दिया, बाकी आपको पैसा कितना चुकाना है? 70,000 रुपया चुकाना है ना। तो ये जो पैसा आपको चुकाना है ना, इसी को बोला जाएगा लायबिलिटी। इतना का आपके पास लायबिलिटी है, इतना पैसा आपको चुकाना है। उसी तरह शेयर बाजार में भी ना बहुत सारा कंपनी के ऊपर डेट होता है, कर्ज होता है। तो जितना भी रुपया का कंपनी के अंदर के कर्ज है, जो भी कंपनी को चुकाना है, देनदारी बाकी है, उसी देनदारी को बोला जाता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है आपने समझ लिया ना। एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि भैया कंटिंजेंट लायबिलिटी एक तरह का लायबिलिटी ही है जो कि फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है, और ये लायबिलिटी कंपनी को चुकाना है या फिर नहीं चुकाना है, ये उस इवेंट पर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूं। देखिए, लायबिलिटी क्या होता है आपने समझ लिया। लायबिलिटी यानी कि ऐसा पैसा, जो पैसा कंपनी को चुकाना है, उसी को बोला जाता है लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा लायबिलिटी जो कि फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है, और ये पैसा कंपनी को चुकाना है या फिर नहीं चुकाना है, ये उस इवेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है और एक बी नाम का कंपनी है। ठीक है, और ए नाम का कंपनी ने बी नाम के कंपनी के ऊपर केस कर दिया और ए नाम का कंपनी कहती है कि हम लोग इस कंपनी से 100 करोड़ रुपया पाएंगे। ठीक है, 100 करोड़ रुपया पाएंगे, जिसके वजह से इसने इसके ऊपर केस कर दिया। ओके, अब ये जो इस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का केस कर दिया है ना, तो इस कंपनी को 100 करोड़ कब मिलेगा? अगर ये कंपनी केस जीत जाती है, विन हो जाती है केस, तभी ये कंपनी इस कंपनी को 100 करोड़ रुपया देगा। लेकिन अगर ये कंपनी केस हार जाती है, तब इस कंपनी को 100 करोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी ने तो केस ही जीत लिया है ना। तो ये जो 100 करोड़ रुपया हो गया ना, ये 100 करोड़ रुपया इस कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी कि हो सकता है अगर ये कंपनी केस जीत जाती है तो ये लायबिलिटी कंपनी को चुकाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये कंपनी केस हार जाती है, बी नाम का कंपनी जो केस हार जाती है, तब ये 100 करोड़ रुपया इस कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और ये जो पैसा है, ये इफ और बट वाला सिचुएशन है, ये पैसा कंपनी को चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। इसी पैसे को बोला जाएगा इस कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इससे ज्यादा आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता। अगर आपको समझ में आया तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, आई होप, आशा करता हूं आपने समझ लिया। अब किसी भी कंपनी के शेयर में आपको अगर लंबे समय के लिए पैसा लगाना है ना, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को आपको जरूर चेक करना चाहिए।
अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, सिंपली आपको स्क्रीनर पे आ जाना है। जैसे कि मैं स्क्रीनर.इन को यूज करता हूं, आप भी जो भी स्क्रीनर को यूज करते हो उसमें आपको आ जाना है, जहां पर भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे ये वीडियो को स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली स्क्रीनर को यूज करता हूं, ठीक है। तो आपको आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये देखो जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी इस कंपनी के ऊपर कितना है, 3,500 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब 3,500 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या ये कंपनी खराब हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट, उसके बाद आपको देखना है उस कंपनी का साइज। अब इस कंपनी का साइज कितना है भैया, 8 लाख करोड़ की कंपनी है। अब कोई 8 लाख करोड़ का कंपनी है, इसके ऊपर अगर 3,500 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ऐसा पैसा है जो पैसा कंपनी को चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। तो 8 लाख करोड़ का कंपनी के लिए इतना पैसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा बात हो गया कि अगर आप समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो समुद्र थोड़ी ना खाली हो जाएगा। तो आपको देखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी को, लेकिन उसके साथ ही साथ देखना है मार्केट कैप को, कि वो कंपनी का साइज कितना है। अगर कंपनी का साइज इतना है और कंटिंजेंट लायबिलिटी इतना है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया बात? उसी जगह यहाँ पे आप देखते हो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इस कंपनी के ऊपर कितना है, 23,000 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। यानी कि ऐसा पैसा जो पैसा कंपनी को देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। कितना पैसा है, 23,000 करोड़ रुपया। अच्छा, इतना पैसा है, कोई बात नहीं है। कंपनी कितना बड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो भैया 3,500 करोड़ का कंपनी, यानी कि कंपनी है 3,500 करोड़ का, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी 23,000 करोड़ का। इसका मतलब क्या हो गया, क्या समझ में आया आपको, कि अगर कंपनी को कंटिंजेंट लायबिलिटी जो भी है, अगर कंपनी को फ्यूचर में इतना पैसा चुकाना पड़ गया ना, तो कंपनी कंगाल हो सकती है। क्योंकि कंपनी का साइज ही है 3,500 करोड़ का, और कंपनी के ऊपर कितना कंटिंजेंट लायबिलिटी है, 23,000 करोड़ का। तो इस टाइप का काफी सारा हमारे शेयर बाजार में कंपनी है। आप ये सारा डीप एनालिसिस नहीं करके पैसा लगाओगे ना, तो भैया आपका पैसा डूब सकता है। तो शेयर बाजार में लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो तो बहुत सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ता है। अगर आपने पहली बार इस नॉलेज को सीखा ना, तो नीचे प्यारा सा जेन्युइन कमेंट कर देना। आपको देखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी को। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी का मार्केट कैप से भी ज्यादा है तो भैया बहुत खतरा हो सकता है। अब ये खतरा होगा या फिर नहीं होगा वो फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कंपनी के ऊपर 23,000 करोड़ का कोई केस हो। अगर कंपनी केस जीत जाती है तब ये पैसा कंपनी को नहीं चुकाना पड़ेगा, ये कंपनी सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर बाई चांस उस इवेंट में कंपनी हार जाती है केस, तो भैया ये पैसा कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि 23,000 करोड़ 3,500 करोड़ का कंपनी इतना पैसा कहां से चुकाएगी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, समझ गए कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है बता देता हूं। आपको स्क्रीनर पे जाना है, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी का ऑप्शन नहीं होगा तो वहां पे एडिट वाला सेक्शन है, एडिट में क्लिक करोगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी सर्च करोगे, सेव कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके स्क्रीनर में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कॉम्पिटिटर ओपीएम परसेंटेज। इसको भी काफी सारे लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ओपीएम का मतलब क्या होता है। ओपीएम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद, अपना सर्विसेज बेचने के बाद उस कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचेगी, अपना सर्विस बेचेगी, तो वो कंपनी को बेचने के लिए काफी सारा खर्चा भी उठाना पड़ता है। एम्प्लॉय का खर्चा है, टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है। तो कंपनी अपना माल बेचने के बाद, खर्चा उर्चा करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट टिक रहा है, उसी प्रॉफिट को बोला जाता है ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के हाथ में मार्जिन कितना टिक रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी का कॉम्पिटिटर के साथ ओपीएम को जरूर चेक करना चाहिए। नहीं समझे बात, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए ये कंपनी साबुन बनाती है। ठीक है, ये दोनों कंपनी, यहाँ पे मैंने साबुन लिख दिया, यहाँ पे ये दो कंपनी का चार्ट को ओपन कर लिया है, मतलब जो भी है ओपीएम का चार्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे एक कंपनी है, जो कंपनी का ओपीएम अगर आप देखोगे तो 6, 7, 8, 9 यही टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज मान लेते हैं कि इस कंपनी का ओपीएम है 10% का, एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कंपनी साबुन बेचती है, सेम दूसरा एक कंपनी है, ये कंपनी भी साबुन बेचती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इस कंपनी का हम लोग ओपीएम को देख लेते हैं। चलो जी, अब इस कंपनी का अगर आप ओपीएम देखोगे तो भैया 27, 28, 24, 26 इस टाइप का आपको दिखेगा। तो इसका भी हम लोग ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि इस कंपनी का एवरेज ओपीएम है 25% का। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से समझना है, ये कंपनी भी साबुन बनाती है,
ये कंपनी भी साबुन बनाती है। लेकिन फर्क क्या है कि ये कंपनी साबुन बेचने के बाद उसके हाथ में पैसा टिक रहा है 10%, और ये कंपनी को भी साबुन बेचने के बाद उसके हाथ में पैसा टिक रहा है 25% का। तो इससे आपको क्या समझ में आया? एक 100 रुपया का साबुन बेचने के बाद ये कंपनी कमा रही है 10 रुपया, और एक 100 रुपया का साबुन बेचने के बाद ये कंपनी कमा रही है 25 रुपया। तो इस कंपनी में गड़बड़ है या फिर भैया इंडस्ट्री में गड़बड़ है? खुद सोचो। सेम कंपनी, सेम इंडस्ट्री, सेम काम करती है, लेकिन ये कमा रही है 10 रुपया वही माल बेचने के बाद, और ये कंपनी कमा रही है 25 रुपया। तो इंडस्ट्री में गड़बड़ी है या फिर कंपनी में गड़बड़ी है? भैया कंपनी में गड़बड़ी है। या तो इस कंपनी का स्ट्रेटेजी कुछ गलत होगा, या तो ये कंपनी कुछ फिजूल खर्चा कर रही है, या तो इस कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी ज्यादा होगा, हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, या तो ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा कर रही है। कुछ तो मिस्टेक कर रही है ये कंपनी, जिसके वजह से ये कमा रही है 10 रुपये और ये कंपनी कमा रही है 25 रुपये। कुछ तो मिस्टेक है। तो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको उस कंपनी का कॉम्पिटिटर के साथ जरूर तुलना करना चाहिए। अगर सेम कंपनी सेम माल बेचती है, ये कंपनी का ओपीएम है 10% का, ये कंपनी का ओपीएम है 25% का, तो भैया मैं इस कंपनी में क्यों पैसा लगाने जाऊं? क्यों जाऊं जबकि ये कंपनी सेम माल बेच के 25% पैसा टिका रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको डीपली एनालिसिस करना चाहिए। आपको कॉम्पिटिटर के साथ ओपीएम को जरूर तुलना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने लिए अपना एक डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है आकाशप्रसाद03। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज चेक करना चाहिए, एवरेज पीई रेशियो। अब इस पीई रेशियो को लेकर ना काफी सारे लोगों का सवाल रहता है। कोई कहता है कि भैया पीई रेशियो 20 से कम अच्छा होता है, तो कोई कहता है पीई रेशियो 50 से कम अच्छा होता है। तो भैया किसकी बात माने? और ना ही ऐसा कोई किताब में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इतना का पीई रेशियो अच्छा होता है, ऐसा किसी किताब में भी नहीं लिखा है। तो पीई रेशियो काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भैया पीई रेशियो कितना होना अच्छा होता है। तो देखिए, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। ये जो पीई रेशियो होता है ना, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेंडमली एक कंपनी का नाम को यहाँ पे आपको समझाना है, तो किसी ना किसी कंपनी का चार्ट को दिखाना ही पड़ेगा। तो बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको पीई रेशियो नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आपको कितना ये देखना है कि आपको देखना है कि उस कंपनी का करंट पीई रेशियो कितना चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस कंपनी का 25 का करंट पीई रेशियो चल रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीई रेशियो इस कंपनी के लिए ज्यादा है या फिर कम है? तो इसका देखने का एक टेक्निक है। आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद ये जो चार्ट आ गया ना, इस पे यहाँ पे आपको मैक्सिमम पे क्लिक कर देना है। मैक्सिमम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कंपनी जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस कंपनी का। उसके बाद आपको पी रेशियो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का पी रेशियो का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि 25 का पी रेशियो है, ये पी रेशियो इस कंपनी के लिए अच्छा है या फिर खराब है? पहले तो आपको इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करना है। ये कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसके साथ तो कंपेयर करना ही है। मैंने बोला ना, पी रेशियो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसके बारे में कभी और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि 25 का पी रेशियो अभी के टाइम पे चल रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि इस कंपनी का मीडियम पी कितना है, यानी कि एवरेज पी कितना है। जब से कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक का एवरेज पी यहाँ पे आप देख सकते हो 18 है, यानी कि 18 का इस कंपनी का एवरेज पी रहता है। तो 18 का एवरेज पी रहता है और अभी के टाइम पे 25 का पी रेशियो है, तो ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक है। अब इसी जगह अगर आप देखते कि 18 का एवरेज पी रेशियो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते 50 का, तब हो सकता है कि ये कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप एवरेज पी को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि उस कंपनी का पी रेशियो महंगा है या फिर सस्ता है। ठीक है, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, जो भी कंपनी का हमने स्टडी किया वो सिर्फ एग्जांपल के लिए था, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसको बोला जाता है पेग रेशियो, यानी कि पीईजी रेशियो। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, तो सिंपली आपको हमारे यूट्यूब चैनल में जाना है, वहां पे हमारा प्लेलिस्ट को विजिट करना है। हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। चाहे आप कुछ भी शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहो, फ्री में आप सीख पाओगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को चेक करते हो तो। इसको भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीईजी रेशियो का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म पहले बताता हूं, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो इसका नाम से ही आप समझ पाओगे थोड़ा बहुत, यानी कि पेग रेशियो का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कंपनी का करंट जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी का ग्रोथ रेट आखिर कैसा है, उसी को बोला जाता है पेग रेशियो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का प्राइस के साथ कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को तुलना किया जाता है। ठीक है, तो पेग रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंपनी का अगर पेग रेशियो 1 है या फिर पेग रेशियो 1 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है, या फिर उसको आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी मान सकते हो। लेकिन अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 से ज्यादा है तो उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। ये सिर्फ एक रेशियो में बता रहा हूं। अब जरूरी नहीं कि किसी कंपनी का पेग रेशियो ज्यादा है तो वो कंपनी घटिया हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले, आपको बाई करने से पहले किसी एक रेशियो के ऊपर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग रेशियो को देखना है। खाली आप देखोगे पेग रेशियो को इतना है, चलो कंपनी खराब हो गया, या फिर पेग रेशियो कम है, अंडर वैल्यूड है तो खरीद लेता हूं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग रेशियो को एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो किसी एक चीज को देखकर थोड़ी ना आप मोबाइल खरीदते हो कि चलो इस कंपनी का कैमरा अच्छा है मैं खरीद लेता हूं, चलो इस कंपनी का स्पीकर अच्छा है मैं खरीद लेता हूं। एक चीज को देखकर थोड़ी ना खरीदते हो। अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो आप कैमरा भी देखोगे, बैटरी भी देखोगे, स्पीकर भी देखोगे, अलग अलग प्रोसेसर को देखोगे, बहुत सारा चीजों को देखोगे, पसंद आएगा तभी खरीदो। उसी तरह शेयर बाजार में बहुत सारा रेशियो होता है, तो किसी एक रेशियो को देखकर आपको शेयर बाजार में कभी भी बाई का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पेग रेशियो आपने समझ लिया ना। पेग रेशियो अगर 1 है या फिर 1 से कम है तो वो अच्छा माना जाता है। पेग रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पीबी रेशियो। ये इसको भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर देता है। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब पीबी रेशियो को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर बुक वैल्यू क्या होता है। तो बुक वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी का बुक वैल्यू है 200 का। ठीक है, किसी कंपनी का बुक वैल्यू देख लिया 200 का, और उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस है, उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस है मान लेते हैं 400 रुपया। तो स्टॉक का प्राइस है 400 रुपया और उस कंपनी का बुक वैल्यू है 200 रुपया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये कंपनी मान के चलते हैं रातों रात अगर डूब जाती है ना, मान के चलते हैं ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया या फिर डूब गया, तो ऐसे में क्या होगा, उस कंपनी का बुक वैल्यू 200 था ना, इसका मतलब अगर ये कंपनी डूब जाती है तो आपको पर एक शेयर पर 200 रुपया मिलेगा। कंपनी का शेयर का प्राइस था 400 रुपया, ये कंपनी डूब गया, लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू इतना था ना, तो आपको पर शेयर पर 200 रुपया मिलेगा। उसी तरह अगर इस कंपनी का बुक वैल्यू 300 होता तो इसका मतलब अगर ये कंपनी बाई चांस कभी डूब जाती है तो आपको पर शेयर पर 300 रुपया मिलेगा। तो बुक वैल्यू क्या होता है आपने समझ लिया ना। अब पीबी रेशियो का मतलब ये होता है कि बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक का प्राइस। मान लेते हैं इस स्टॉक का प्राइस है 400 रुपया और बुक वैल्यू कितना है 200 रुपया, तो कंपनी का पीबी रेशियो कितना निकलेगा, 200 से अगर आप 400 को डिवाइड करोगे तो भैया पीबी रेशियो निकल जाएगा 2। अब 2 का पीबी रेशियो अच्छा है या फिर बुरा है, डेफिनेटली 2 का पीबी रेशियो काफी अच्छा माना जाता है। पीबी रेशियो 1 या फिर 1 से अगर ज्यादा होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, और अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो पीबी रेशियो है ना, ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। कुछ ऐसा भी इंडस्ट्री है, ऐसा भी सेक्टर है जिन सेक्टर में पीबी रेशियो का उतना कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया पीबी रेशियो क्या होता है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि आपको एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग जरूर चेक करना है। यानी कि किसी भी शेयर में अगर आपको पैसा लगाना है ना, तो पैसा लगाने से पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको एफआईएस और डीआईएस का होल्डिंग देखना है कि उन लोगों का होल्डिंग है या फिर नहीं। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो और उसमें आप देखते हो कि भैया प्रोमोटर है और पब्लिक है, बाकी एफआईएस डीआईएस नहीं है, तो इससे क्या साबित होता है कि भैया अगर आप ऐसे
कंपनी में पैसा लगा रहे हो जिसमें FIS नहीं है, सिर्फ प्रोमोटर है और पब्लिक है, यानी कि सिर्फ आपको और उस कंपनी का प्रोमोटर को ही लगता है कि वो कंपनी आगे अच्छा कर सकती है। FIS जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनको नहीं लगता कि वो कंपनी अच्छा करेगा, इसलिए उनका होल्डिंग नहीं है, सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक का होल्डिंग है। इसलिए बहुत जरूरी होता है आपको FIS का होल्डिंग को देखना है। अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS का अच्छा खासा होल्डिंग है तो वो कंपनी अच्छा होता है, लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल मत समझ लेना कि अगर किसी कंपनी में FIS और DS का होल्डिंग नहीं है तो वो कंपनी घटिया हो गया, खराब हो गया, नहीं खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले कि एक रेशियो को देखकर आपको कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको शेयर को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। अलग अलग रेशियो को देखना है, जिसमें से ये भी एक रेशियो है FIS का होल्डिंग को आपको देखना है। अगर FIS का होल्डिंग अच्छा खासा है, अच्छा माना जाता है कि चलो ये लोग काफी एक्सपर्ट है, इनका होल्डिंग अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ तो बात है जिसके वजह से FIS का होल्डिंग है, तो ये अच्छा माना जाता है। एंड फाइनली क्या है, सातवां पॉइंट क्या है कि भैया फ्यूचर स्कोप। कोई भी कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिस कंपनी ने पास्ट में 1000% का रिटर्न दिया है, ये लोगों का पैसा 10 गुना कर दिया है, तो पास्ट में दिया है ना, पास्ट में दिया है, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो 1000% का रिटर्न कंपनी ने पास्ट में दिया है, आपका पैसा 10 गुना हुआ नहीं ना हुआ। आपका पैसा कब होगा, जब कंपनी फ्यूचर में भी 1000% का रिटर्न दे, तभी आपका पैसा 10 गुना होगा। तो पास्ट का रिकॉर्ड को देखकर आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उस कंपनी का बिजनेस में फ्यूचर में और कितना स्कोप बचा है। जो स्कोप की वजह से कंपनी ने पास्ट में रिटर्न इतना दिया है, क्या वही स्कोप फ्यूचर में भी बचा है? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उस कंपनी में अभी भी दम है, ये कंपनी का फ्यूचर में अभी भी स्कोप बाकी है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी को जितना आगे बढ़ना था बढ़ लिया, कंपनी को जितना फैलना था, कंपनी ने पूरा अपना बिजनेस को फैला लिया है, अब कंपनी में और उतना स्कोप नहीं बचा है फ्यूचर में, तो भैया वैसे कंपनी में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका फ्यूचर में कितना स्कोप बाकी है। अगर कोई कंपनी साबुन बेचते आ रही है और साबुन बेचते बेचते कंपनी ने 1000% का रिटर्न दिया है, कोई बात नहीं है, पास्ट में दिया है, कोई बात नहीं है। अब आप दिमाग लगाकर सोचो कि कंपनी इतना दिन से तो साबुन बेचते बेचते इतना पैसा, इतना गुना का रिटर्न दिया है, अब फ्यूचर में क्या कंपनी और इतना ही साबुन बेच पाएगी या फिर इससे ज्यादा और बेच पाएगी कि नहीं? अगर आपका आंसर हाँ है तब जरूर आप उस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका आंसर ना है तब आपको उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर इसको बहुत जरूरी होता है। पास्ट का रिकॉर्ड बस एक लालच होता है कि पास्ट में इतना रिटर्न दिया है, लेकिन वो लालच की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारा आजकल सोशल मीडिया में रील चलता है ना कि इस कंपनी में इस समय में इतना लगाए होते तो इतना मिल जाता। अरे भैया लगाए होते तब ना मिलता, आज तो नहीं मिलेगा ना, तो आज बात करके कोई फायदा भी नहीं है। आज बात करके क्या फायदा है कि भैया हमें उस कंपनी में जाना है जो कंपनी में फ्यूचर में स्कोप है, और आपको भी वैसा ही कंपनी को स्टडी करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इस टाइप का कंपनी को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे खोजा जाता है, कैसे आखिर मल्टीबैगर स्टॉक को खोजा जाता है? तो इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया है हमारे इसी चैनल पर कि कैसे आखिर शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक को खोजा जाता है। वैसा स्टॉक जो स्टॉक में काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में काफी अच्छा करे, वैसा स्टॉक को कैसे खोजा जाता है, उस टेक्निक को अगर आपको सीखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।